हेलो एवरीवन। इस वीडियो में Q4 तक हमने जितनी भी कंपनीज को डिस्कस किया है, काफी सारे नए सेक्टर्स और नए स्टॉक्स को भी हमने इस क्वार्टर में डिस्कस किया। रैंकिंग करेंगे उनका बेसिकली कि कौन सा स्टॉक किस सेक्टर से कहां पे स्टैंड करता है। पर्पस क्या है इसका कि इतने सारे बिजनेसेस को हमने इंडिविजुअली डिस्कस किया है, इंडिविजुअल एनालिसिस किया है, उनका आगे का आउटलुक समझा है। इस वीडियो में एक हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड वे में एक लिस्ट आ जाएगा कि हर एक सेक्टर में कौन सा प्लेयर कहां पे स्टैंड करता है, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज कहां पे है, एंड उसके बाद ऑफ कोर्स आपका काम होगा उसमें और डीपर लेवल पे आप स्टडी करो, बिजनेस का आउटलुक समझो एंड अपना एक डिसीजन बनाओ। ये Q4 काम कर रहे हैं। इसके बाद Q1 FY26 के जो बिजनेस अपडेट्स आने स्टार्ट हुए हैं कल से, उनको रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री से। ये सेक्टर है जिसको मैंने सबसे पहले ट्रैक करना स्टार्ट किया था। बैंकिंग इंडस्ट्री में लास्ट 2 साल में अगर आप देखोगे तो स्टॉक स्पेसिफिक तो ऑफकोर्स मतलब कुछ ज्यादा रैली देखने को मिला नहीं है। बिजनेस में भी काफी सारे चैलेंजेस देखने को मिले हैं। एंड अभी भी अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप जो बैंक्स हैं उनमें उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है और वैल्यूएशन काफी ज्यादा है। मिड कैप जो बैंक्स हैं उनमें कुछ बैंक में एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम है। कुछ बैंक्स जो हैं वो एसेट मतलब जो उनका एसेट बेस होता है, लोन मिक्स जो होता है, उसको वो चेंज कर रहे हैं, जहां पे उनका यील्ड पे प्रेशर आएगा। सेम आप देखोगे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में भी यही चल रहा है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का प्रोबेबली जो वर्स्ट पार्ट था माइक्रो फाइनेंस साइकिल का वो अब जा चुका है। लेकिन वो सारे बैंक्स अगले 3-5 साल में मतलब दोबारा से ये हेडेक नहीं देखना चाहते हैं, ये दोबारा से इस चीज को फेस नहीं करना चाहते हैं। तो वो सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हैं वो अब सिक्योर्ड एसेट्स की तरफ फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे कि उनका यील्ड पे प्रेशर होगा, मार्जिन पे प्रेशर होगा। मार्जिन पे प्रेशर होगा तो ऑटोमेटिकली आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे भी प्रेशर होगा। एक और चीज क्या होता है कि आप जब अपना लोन मिक्स चेंज करते हो तो इसका मतलब आप ज्यादा मतलब एम्प्लॉयज भी आपको हायर करने पड़ते हैं जिनका एक्सपीरियंस आपका सिक्योर्ड एसेट में ज्यादा हो। तो उससे आपका ऑपरेशनल एक्सपेंस भी बढ़ जाता है, जो इन सारे बैंकों का बढ़ रहा है। तो आप देखोगे ये जो माइक्रो फाइनेंस साइकिल चल रहा है इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे इन सारे रीजंस की तरफ से वजह से। नाउ अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो बैंकिंग इंडस्ट्री में एक डीसीबी बैंक मुझे काफी अच्छा लगता है, जिसका ग्रोथ 20-22-24% के आसपास है। FY26 का गाइडेंस भी इन्होंने इतना ही दिया है। एसेट क्वालिटी में कुछ ऐसा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पूरा आपका माइक्रो फाइनेंस का साइकिल गया है उसमें डीसीबी बैंक का कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू देखने को मिला नहीं है एसेट क्वालिटी पे। एसेट क्वालिटी स्टेबल है। क्रेडिट कॉस्ट इनका इनफैक्ट 0.5% के आसपास है और सेम इतना ही इनका गाइडेंस है FY26 के लिए भी। एक थोड़ा सा नेगेटिव चीज क्या है कि निम यानी जो मार्जिन है इस बैंक का उसमें ये बहुत बड़ा एक्सपेंशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं FY26 में। इनका मानना है कि मार्जिन हमारे या तो स्टेबल रहेंगे या थोड़ा सा माइनर सा डिटोरिएशन देखने को मिल सकता है। बट स्टिल कंपनी कुछ हाई यील्डिंग प्रोडक्ट पे फोकस कर रही है, जैसे कि लैप हो गया आपका, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उसमें कंपनी बैंक का फोकस है तो थोड़ा सा इनका यील्ड वहां से इंप्रूव हो सकता है। एंड ओवरऑल ये कंफर्टेबली 20-25% के रेंज में ग्रो कर सकते हैं। बैंक का स्टॉक क्योंकि बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है तो एक अच्छा री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी बनेगा अगर ये इसको एग्जीक्यूट करने में सक्सेसफुल होते हैं FY26 में। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में देखोगे तो आई मीन IDFC फर्स्ट बैंक भी ठीक ठाक है। लेकिन मैं पर्सनली इतना कंफर्टेबल नहीं हूं IDFC फर्स्ट बैंक के साथ में, बिकॉज हालांकि उनका जो वर्स्ट पार्ट था वो जा चुका है। माइक्रो फाइनेंस उन्होंने पूरा प्रोविजन कर दिया हुआ है और अब तो साइकिल भी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। प्लस उन्होंने वो इंश्योरेंस में भी इन्वेस्ट किया है, CGFMU जो गवर्नमेंट का स्कीम होता है। लेकिन IDFC फर्स्ट के साथ में इशू ये है कि इतना बड़ा कैपिटल रेज किया है उन्होंने और उसके बाद भी अपना ग्रोथ गाइडेंस उन्होंने बढ़ाया नहीं है, वही 20% के लेवल पे ही वो ग्रो करने को देख रहे हैं। तो आई मीन उसके कंपैरिजन में मैं देखूं तो डीसीबी बैंक मुझे ज्यादा बेटर लगता है। बुक वैल्यू से इतना नीचे ट्रेड कर रहा है और अगर ठीक एग्जीक्यूट किया तो अपसाइड ज्यादा दिखता है। IDFC फर्स्ट बैंक का स्टॉक ऑलरेडी आपको 1.67 के प्राइस टू बुक पे दिखेगा। आई मीन आई डोंट नो, हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी उनका FY27 से इंप्रूव होना स्टार्ट होगा, थोड़ा बहुत रीरेटिंग मार्केट ने पहले ही कर दिया है। लेकिन मैं पर्सनली इतना कंफर्टेबल नहीं हूं IDFC फर्स्ट बैंक के साथ में, क्योंकि अगर आप इतना ज्यादा इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको ग्रोथ तो दिखाना चाहिए, आप ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाओ या कुछ तो एग्रेसिवनेस देखने को मिले। वो चीज दिखती नहीं है IDFC फर्स्ट बैंक के साथ में। बाकी बैंक ठीक है, बिजनेस ओवरऑल रिकवर कर रहा है, ट्रैकिंग उसका कंटिन्यू रखेंगे। तो ये है आपका बैंकिंग स्पेस। देन दूसरा आता है आपका NBFC स्पेस। NBFC स्पेस में अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे प्लेयर्स हैं इन कंपैरिजन टू बैंक। मतलब मिड साइज NBFC आप देखो या लार्ज कैप NBFC आप देखो तो बहुत सारी ऐसी NBFCs है जो बैंक को आउट परफॉर्म कर रही है। अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिखती है कैपरी ग्लोबल के अंदर। इसको हमने फर्स्ट टाइम इस क्वार्टर में डिस्कस किया था। इनका पूरा बिजनेस मॉडल, Q4 का रिजल्ट, कॉन कॉल, बिजनेस का आउटलुक, ये सारी चीजें डिस्कस करी थी।
कैप्री ग्लोबल का अभी का ग्रोथ रेट तो है ही काफी अच्छा है, प्लस इन्होंने नेक्स्ट 3-5 ईयर्स के लिए भी 30% से ज्यादा का ग्रोथ कैगर का गाइडेंस दिया है, तो ये काफी अच्छी चीज है। दूसरा, आरओई इनका री रेट हो चुका है। आरओई इनका पहले सिंगल डिजिट में था, अब ये 15-16 के आरओई पे ऑपरेट करते हैं। हालांकि अभी इन्होंने फंड रेजिंग करी है तो थोड़ा सा आरओई नीचे हो गया है, लेकिन इनका मीडियम टर्म का गाइडेंस है कि आरओई इनका 15 से 17% के बीच में रहेगा। एसेट क्वालिटी में इनके भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। यील्ड इनका काफी अच्छा है, गोल्ड लोन देते हैं उनमें यील्ड इनको काफी अच्छा मिलता है। ब्रांच एक्सपेंशन काफी एग्रेसिव पेस पे कर रही है कंपनी, और स्टॉक का प्राइस टू बुक अगर आप देखोगे तो 3.2 3.3 के बीच में है। तो इतने हाई पेस पे ग्रो करने वाली एनबीएफसी, आरओई में इंप्रूवमेंट, एसेट क्वालिटी स्टेबल, तो डेफिनेटली री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी बनता है। जब भी ये साइकिल टर्न अप करेगा तो एक अच्छा री रेटिंग हम देख सकते हैं कैप्री ग्लोबल के स्टॉक से। हालांकि ऑलरेडी जब हमने इसको डिस्कस किया था वहां से ठीक ठाक री रेटिंग हुआ है इतने कम टाइम के अंदर, लेकिन अभी भी बहुत बहुत स्कोप और पोटेंशियल है। सो इसका ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखना है हमको। नंबर 1 पे आपका कैप्री ग्लोबल आता है। एनबीएफसी में दूसरे नंबर पे देखें तो आपका एसबीएफसी फाइनेंस। बहुत सारे क्वार्टर से, आई मीन 2 साल से हम इस बिजनेस को ट्रैक कर रहे हैं, एंड आप लोगों का भी बहुत बार ये पॉइंट आता था कि हम क्यों अननेसेसरी इस बिजनेस को डिस्कस करते हैं, जबकि मार्केट बिल्कुल ही इग्नोर करता है इसकी परफॉर्मेंस को। स्टॉक में कुछ भी मूवमेंट नहीं है, वही 80 से 90 के बीच में स्टॉक मूव करता था। बट वही है, फोकस हमको हमारे प्रोसेस पे रखना है। अगर बिजनेस अच्छा कर रहा है, बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो ऐसा पीरियड आता है जब मार्केट बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है उसके उसके परफॉर्मेंस को। लेकिन आई मीन वहीं पे तो डिफरेंस आता है ना कि एक स्पेकुलेटर क्या करता है और एक इन्वेस्टर क्या करता है। तो हमें बिजनेस पे फोकस करना है, और अभी फाइनली आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम में थोड़ा बहुत रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हुआ है इसके स्टॉक के अंदर। इन्होंने वो जो पूरा खराब साइकिल था जहां पे इंडस्ट्री में जो स्पेशली जो लो इनकम ग्रुप के जो कस्टमर्स थे उनमें काफी ज्यादा डिफॉल्ट आया, इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया। एसेट क्वालिटी इनकी स्टेबल रही उस पूरे साइकिल में। आरओई इंप्रूव हुआ, मतलब 9-10% का आरओई होता था जब कंपनी लिस्ट हुई थी, अभी आप देखोगे तो ये 15% आरओई की तरफ मूव कर रहे हैं। प्लस कंपनी का गाइडेंस जो है उसको ये हमेशा आउट परफॉर्म करते हैं। 5-7% का ग्रोथ गाइडेंस रहता है इनका, लेकिन ये कंसिस्टेंटली 25-30-35% का ग्रोथ करते हैं। हालांकि इनका प्राइस टू बुक अब री रेट होकर 3.7 तक चला गया है, लेकिन अभी भी ऐसी एनबीएफसी जो इतनी कंसिस्टेंट हो, आरओई इंप्रूव हो रहा हो, एसेट क्वालिटी स्टेबल हो और ग्रोथ 25-30% की हो, तो बहुत नॉर्मली, मतलब जब भी साइकिल मूव करता है, टर्न अप करता है, तो इनको 4.5 के आसपास का प्राइस टू बुक बहुत आराम से मिलता है। तो री रेटिंग का पोटेंशियल एसबीएफसी में अभी भी दिखता है। तो सेकंड बेस्ट आपका एसबीएफसी फाइनेंस आता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आई मीन अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ खास इंटरेस्ट दिखता नहीं है, बट हाँ, स्टडी के लिए आप देख सकते हो एल&टी फाइनेंस को। काफी कंसिस्टेंट प्लेयर है। उसका नेगेटिव चीज ये है कि उन्होंने ग्रोथ गाइडेंस बहुत घटा दिया है। पहले वो 30-35% पे ग्रो करते थे, अब वो 20 से 25% का ग्रोथ देख रहे हैं। उसका रीजन एक ये भी है कि वो एसेट क्वालिटी में बहुत ज्यादा मतलब डिटोरिएशन नहीं देखना चाहते। उनका मानना है कि अगर हम 20-25% पे ग्रो करेंगे तो एसेट क्वालिटी को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। एक और नेगेटिव चीज है उनका लो आरओई। आरओई काफी लो है, 9-10% का आरओई है, तो उसमें इंप्रूवमेंट दिखाना जरूरी है उनको। बाकी वो बिजनेस अच्छा कर रहा है, बस यही है कि ग्रोथ उसका काफी कम है। देन इसके अलावा आप देख सकते हो सीए ग्रामीण माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री से आता है, लेकिन इसका बिजनेस इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा आया है पिछले कुछ टाइम में। अर्ली इंडिकेटर्स काफी अच्छे हैं, और ये मैनेजमेंट ग्रोथ को लेकर भी कॉन्फिडेंट है FY26 में। बट वही है, अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका प्राइस टू बुक ऑलरेडी 3 के आसपास है, तो स्कोप इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, बिजनेस अच्छा है ट्रैक करने के लिए। देन इसके अलावा कुछ और एनबीएफसी है, जैसे 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। 30 साल का एक्सपीरियंस है उनको माइक्रो लेंडर्स के साथ में। वो लेंडर मतलब जो इनका बहुत छोटा बिजनेस होता है, किसी का कोई फ्रूट वेंडर है, कोई वेजिटेबल वेंडर है, किसी का छोटा सा गैराज है, वो भी रूरल एरियाज में। सो उन कस्टमर्स के साथ में इन्होंने 30-35 साल से काम किया है, और बहुत सारे साइकिल्स देखे इन्होंने, डीमोनेटाइजेशन हो, कोविड हो, बहुत सारे क्राइसिस फेस किए हैं। लेकिन उन सारे क्राइसिस में इनका ग्रॉस एनपीए कभी भी आप देखोगे तो 3% से ज्यादा शूट अप नहीं किया है। तो उसको बहुत अच्छे से मैनेज करती है कंपनी। अभी भी अच्छा कर रही थी, लेकिन लास्ट 1-2 क्वार्टर से इनका एसेट क्वालिटी क्योंकि थोड़ा सा खराब होने लग गया, तो मैनेजमेंट ने ग्रोथ पे कंट्रोल लगा दिया। सो उस वजह से, क्योंकि प्राइस टू बुक ऑलरेडी हाई था, तो मतलब अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा बाहर हो गया उस रेस से, लेकिन बिजनेस अच्छा है। जब भी चीजें इंप्रूव होगी ये वापस से ट्रैक पे आएगा। एंड सेम जैसा अरमान है ना, वैसा ही इनको भी पता है कि कब हमको गियर चेंज करना है, तो ये वापस से 35-40% पे ग्रो कर सकते हैं। तो रडार पे रखने लायक है ऑफकोर्स, लेकिन अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैप्री ग्लोबल और आपका एसबीएफसी फाइनेंस। देन एनबीएफसी में ही एक आपका जो छोटा सेगमेंट है माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी, उसकी बात करते हैं।
सो फाइनली माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसीज में हम पिछले 2 क्वार्टर से देख रहे हैं इस चीज को कि जो वर्स्ट चीज है वो जा चुकी है और धीरे धीरे अर्ली इंडिकेटर्स हमको मिल रहे हैं इंप्रूवमेंट के। अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनली मैं जो हूँ थोड़ा सा आप बायस बोल सकते हो, लेकिन मुझे अरमान ज्यादा अच्छा लगता है करंट लेवल पे अगर मैं देखूं। उसका सिंपल रीजन ये है कि उनका जो लास्ट 5-10 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत बहुत एक्सेलेंट है। आई मीन जो उनकी एक ही मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में भी कुछ ऐसा नहीं है कि सीईओ ने रिजाइन कर दिया या कुछ ऐसा इशू देखने को मिला। और लैंडिंग कंपनीज में तो ये ज्यादा देखने को मिलता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू, और इतनी छोटी कंपनी लेकिन ऐसा लास्ट 10 ईयर्स में कभी देखने सुनने को मिला नहीं है, तो उसकी वजह से भी ये कन्विक्शन बनता है। और जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है लास्ट 10-15 ईयर्स का कि इतने सारे साइकिल्स देखे हैं इन्होंने, लॉस में कभी फुल ईयर में नहीं गए हैं ये। और अगेन वो जो क्वालिटी है इनकी कि कब गियर चेंज करना है, कब मुझे दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी अब अच्छी होती जा रही है तो मुझे सबसे फास्ट पेस पे ग्रो करना है, और मतलब देखना है कि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम दिख रहा है तो एकदम से शटर डाउन करना है। वो क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। प्राइस टू बुक इनका हालांकि 2.2 के आसपास हो चुका है, लेकिन वही पॉइंट है ना कि बुक का साइज काफी छोटा है, 2-3-4 हजार करोड़ का बुक है। तो जब भी माइक्रो फाइनेंस साइकिल चेंज होगा तो ये वापस से 50-60% पे ग्रो कर सकते हैं, और आप देखोगे 2 का प्राइस टू बुक काफी आराम से 3.5-4 का, इनफैक्ट पीक पे तो 6-7 का भी प्राइस टू बुक मिलता है इनको। लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव व्यू भी लो, स्टिल 3.5-4 का प्राइस टू बुक इनका काफी आराम से हो सकता है। तो अरमान मुझे काफी बेस्ट लगता है माइक्रो फाइनेंस स्पेस के अंदर। दूसरा आपका मुथूट माइक्रो फाइनेंस। मुथूट माइक्रो फाइनेंस थोड़ा सा स्टेबल प्लेयर है, पेरेंटेज काफी स्ट्रांग है उनकी, मुथूट ग्रुप की कंपनी है। देन अभी 1 के प्राइस टू बुक पे वो ट्रेड कर रहा है। उनका ग्रोथ का गाइडेंस इतना एग्रेसिव नहीं है FY26 के लिए, लेकिन आरओए और आरओई में अच्छी इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अगले 2 साल के अंदर। आरओई उनका 4% हो जाएगा, आरओई उनका 18 से 20% हो जाएगा। तो डेफिनेटली जब आपका रिटर्न रेशियोज में इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट होगी, आपकी अर्निंग्स की क्वालिटी बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली आपका 1 का प्राइस टू बुक अगर 1.5 भी जाता है वर्स्ट केस के अंदर, तो भी वो 50% का अपसाइड होता है। तो मुथूट माइक्रो फाइनेंस मेरे को दूसरा बेस्ट प्ले लगता है। देन इसके बाद में आप स्पंदना स्फूर्ति को भी देख सकते हो, वो भी डिसेंट प्ले है। हालांकि अगर आप रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो स्पंदना स्फूर्ति में अपसाइड का पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि वो सिर्फ 0.7-0.8 के प्राइस टू बुक पे है। और अगर साइकिल अच्छे से टर्न हुआ और स्पंदना स्फूर्ति 35-40% का ग्रोथ दिखा पाया इस बेस के ऊपर, तो बहुत आराम से इनका जो प्राइस टू बुक है वो डबल या डबल से भी ज्यादा होने का पोटेंशियल रखता है इतने लो बेस के ऊपर। लेकिन स्पंदना स्फूर्ति का वो जो पास्ट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, सीईओ कभी रिजाइन कर देता है, कभी कुछ इश्यूज होते हैं, एकदम इतना बड़ा गाइडेंस देते हैं और उसके बाद में गाइडेंस उनको कट करना पड़ता है। सो वो सारी इश्यूज की वजह से मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूं कि उस पर इतना बड़ा बेट रखूं। दैट्स वाई अरमान और मुथूट मुझे ज्यादा बेटर लगते हैं। एंड उसके बाद स्पंदना स्फूर्ति भी एक अच्छा डील है, 0.7-0.8 का प्राइस टू बुक है, तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। लेकिन मतलब इस वाले ये जो स्पेस है माइक्रो फाइनेंस का, इसमें दोबारा से वही पॉइंट मतलब याद रखना जरूरी है कि ये अर्ली इंडिकेटर्स हैं, इसमें ओवर एग्रेसिव नहीं होना है, हमको काफी कॉशियसली प्ले करना है। बिकॉज बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि आपका जब Q1 और Q2 के रिजल्ट आएंगे इन कंपनीज के, तो बिल्कुल ही चीजें ऑपोजिट हो जाए। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, Q1 के रिजल्ट तक ये कंपनीज एक्सेप्ट भी नहीं कर रही थी, बहुत कम कंपनीज थी जो खुल के बोल रही थी कि प्रॉब्लम है, बाकी कोई इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था। जब Q2 में फाइनली इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया, तब सबने बोला कि हम एक बुरे साइकिल में फंस गए हैं। तो ओवर एग्रेसिव नहीं होना है, कॉशियसली प्ले करना ही बेस्ट है माइक्रो फाइनेंस साइकिल को। ये सारे अर्ली इंडिकेटर्स हैं। तो ये हो गया आपका एनबीएफसी स्पेस। देन इसके बाद आपका आता है हाउसिंग फाइनेंस स्पेस। सो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में एज यूजुअल इतने सारे क्वार्टर से इंडिया शेल्टर नंबर 1 पोजीशन पे अभी भी आता है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, एसेट क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, आरओई इंप्रूव हो चुका है, अभी भी और होगा कंपनी का आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। एंड ग्रोथ वगैरह तो कंसिस्टेंट है इस कंपनी की। आगे का गाइडेंस भी काफी अच्छा है, FY2030 तक का इन्होंने भी गाइडेंस दिया है, 30% के आसपास का ग्रोथ का अगर ये प्लान कर रहे हैं। सो हर एक लेवल पे अगर आप देखोगे बहुत बेस्ट प्ले लगता है इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर के अलावा सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो 2 प्लेयर मुझे लगते हैं, एक्चुअली टाई बोल सकते हो आप नंबर 2 पोजीशन के लिए। एक तो अगर मैं मैनेजमेंट की कमेंट्री के अकॉर्डिंग देखूं और आगे के गाइडेंस के अकॉर्डिंग देखूं, तो मुझे एप्टस थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है। 30% के आसपास का ग्रोथ है, और उनकी मैनेजमेंट इक्विटी डाइल्यूशन एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। उनका मानना है कि सेम मतलब इसी इक्विटी लेवल से हम आरओई को 18% से 22-23% तक लेके जा सकते हैं, और ग्रोथ 28 से 30% का कर सकते हैं। प्राइस टू बुक उनका 3.5-3.6 का है, तो अच्छा प्ले बनता है एप्टेस के अंदर। लेकिन उनका एक चैलेंज क्या है
कि एग्जीक्यूशन वैसा नहीं आता। मतलब एप्टस में कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, किसी क्वार्टर में वो 30% ग्रो करते हैं, किसी में वापस 20 आ जाते हैं, तो ये कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा इशू लगता है। इसकी वजह से मुझे होम फर्स्ट मतलब मैं नंबर 2 पे उसको भी रखना चाहूंगा इसके साथ में, क्योंकि वो लास्ट 3-4 साल से अगर आप उसका परफॉर्मेंस देखोगे तो बिल्कुल कंसिस्टेंट है, सुपर कंसिस्टेंट है। 32-33% का ग्रोथ है। आरओई उसका भी काफी अच्छा इंप्रूव हुआ, 13-14% से 17% क्रॉस किया। अभी उन्होंने फंड रेज किया है तो इसकी वजह से आरओई उनका कम हो गया है। प्राइस टू बुक लेकिन उनका रीरेट हो चुका है काफी हद तक। और होम फर्स्ट का एक और नेगेटिव चीज क्या हुआ है कि इस रिजल्ट में मैनेजमेंट ने थोड़ा सा गाइडेंस घटा दिया है। उन्होंने अगला 3-4 साल 5 साल के लिए जो गाइडेंस है वो 25 से 30% का दिया है। अभी तक वो कंपनी मोर देन 30% से ग्रो करती थी, तो ये एक छोटा सा नेगेटिव है होम फर्स्ट के साथ में। बाकी टॉप 3 प्लेयर्स आपको यही दिखेंगे। नंबर 1 पे तो ऑफकोर्स इंडिया शेल्टर बहुत आगे इन बाकी प्लेयर से, एंड उसके साथ में एप्टस और होम फर्स्ट फाइनेंस। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा बहुत वैल्यू में अगर कहीं स्टडी करना है तो पीएनबी हाउसिंग को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, उसका रिजल्ट कॉन कॉल वगैरह, तो उसको भी हम देख सकते हैं। वो ग्रोथ इतना बड़ा टारगेट नहीं कर रहे हैं, 15 से 18% का ही वो ग्रोथ देख रहे हैं, लेकिन उनका मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा, अर्निंग ग्रोथ अच्छा रहेगा, तो थोड़ा बहुत प्राइस टू बुक उनका रीरेट हो सकता है। बट ऑफकोर्स बेस्ट प्लेयर्स तो आपके यही दिखेंगे, इंडिया शेल्टर, एप्टस एंड होम फर्स्ट फाइनेंस। देन इसके बाद आपका फिनटेक इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो वैसे तो कम ही प्लेयर लिस्टेड है, 2 ही प्लेयर हैं। एमरेल्ड को हम ऑलरेडी काफी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं। जैगल प्रीपेड को मैंने स्टडी किया इस क्वार्टर में, ऑफकोर्स वीडियो वगैरह बनाने का टाइम मिला नहीं। मैं ट्राई करूंगा Q1 के रिजल्ट से पहले या फिर Q1 के रिजल्ट में ही उसका बिजनेस मॉडल और बाकी सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करें। लेकिन अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे मुझे एमरेल्ड ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ग्रोथ कंसिस्टेंस है, 55-60% पे कंपनी ग्रो कर रही है। पी री रेटिंग का चांस काफी अच्छा है। स्टॉक वैसे डबल हो चुका था जब हमने इसको ट्रैक किया था, डिस्कस किया था, उसके बाद काफी अच्छा शार्प करेक्शन देखने को मिला स्टॉक के अंदर। हालांकि बिजनेस फिर भी काफी कंसिस्टेंट है, अच्छा कर रहा है। और जो उनका गाइडेंस है कि 3 इयर्स के अंदर अपने पैट को 8 to 10 टाइम ग्रो करने को देख रहे हैं, उस मतलब उसका एग्जीक्यूशन हर एक क्वार्टर में बिल्कुल सही आ रहा है। मोर देन 100% का अर्निंग ग्रोथ आ रहा है कंपनी का। ऑफकोर्स वो काफी बड़ा टारगेट है कि 3 साल में मेरा प्रॉफिट 8 से 10 गुना होना चाहिए, तो मतलब इसका उसका अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन अभी तक तो कंपनी बिल्कुल ट्रैक पे लग रही है। और क्योंकि टॉप लाइन का ग्रोथ भी अच्छा है और कंपनी कॉर्पोरेट और एक्विजिशन भी अच्छे से कर पा रही है हर एक क्वार्टर के अंदर अभी तक, तो ऑन ट्रैक लग रहा है, एक अच्छा री रेटिंग का चांस है। अभी इनका रिजल्ट भी आ जाएगा 2-3 दिन में, तो Q1 में कैसा परफॉर्मेंस रहा उस पर भी हमको आउटलुक मिल जाएगा। तो फिनटेक में एमरेल्ड फाइनेंस बेस्ट लगता है। देन ब्रोकिंग में आई डोंट नो, मार्केट में जरूर कुछ आपको ब्रोकिंग स्टॉक्स दिखेंगे या कैपिटल मार्केट के ऐसे स्टॉक्स दिखेंगे जिनका री रेटिंग देखने को मिला है। री रेटिंग तो क्या ही बोले, मतलब अपने नीचे से उन्होंने काफी अच्छा अपसाइड दिखाया है। बट मैं देख रहा हूँ बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो एक तरीके के उस ट्रैप में फंस रहे हैं। आप ऐसा देख रहे हो कि स्टॉक में मूवमेंट आ गया तो मतलब अब वापस से बिजनेस ग्रो करने लग गया, ऐसा नहीं है। फंडामेंटली ये सारे बिजनेसेस अभी भी काफी वीक है। एंजल वन का ही बिजनेस अपडेट अगर आप देखोगे तो इतना कुछ बहुत अच्छा नहीं आया, खराब बिजनेस अपडेट आया फिर से उनका। ये जो Q1 का या आपका जून मंथ का जो बिजनेस अपडेट है। प्लस आप देखोगे तो सेबी की तरफ से हर कुछ दिन के बाद देखने को मिलता है, अभी वापस से डिस्कशन चल रहा है कि वो और ज्यादा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर देंगे ट्रेडिंग के रूल्स को, एफएनओ के रूल्स को। तो ये अनसर्टेनिटी और बनी हुई है ब्रोकिंग कंपनीज के साथ में। तो ब्रोकिंग में मुझे कहीं पे भी कोई भी ऐसा बेस्ट प्ले दिखता नहीं है। स्टडी करने के लिए ऑफकोर्स बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, एंजल वन वगैरह, लेकिन अपॉर्चुनिटी में कुछ खास अभी दिखता नहीं है। वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें तो हालांकि ब्रॉडर लेवल पे चीजें सेम है, जैसा ब्रोकिंग में है वैसा वेल्थ मैनेजमेंट में है, लेकिन क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज का बिजनेस मॉडल ही बिल्कुल अलग होता है इन कंपनीज के कंपैरिजन में, तो उसका इनको एडवांटेज मिलता है। मतलब ब्रोकिंग कंपनीज के पास में कस्टमर का स्टिकीनेस नहीं है, जो कि वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के पास में सबसे ज्यादा, कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो स्टिकीनेस है वो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के पास में है। जैसे अगर आप लेंडिंग इंडस्ट्री के अंदर देखोगे तो एनबीएफसी या के कंपैरिजन में जो बैंक्स होते हैं उनके पास में कस्टमर का स्टिकीनेस होता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक से भी ज्यादा कस्टमर का स्टिकीनेस जो है वो मेन स्ट्रीम बैंक्स के पास में होता है। सेम आपका कैपिटल मार्केट में वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के पास में कस्टमर का कंट्रोल ज्यादा अच्छा होता है और उसका एडवांटेज मिलता है। आप अगर रेवेन्यू ग्रोथ भी इनका कंपेयर करोगे ब्रोकिंग कंपनीज के साथ में तो इतना बड़ा डिक्लाइन किसी भी कंपनी में देखने को मिला नहीं है। हाँ, वैल्यूएशन क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था कुछ प्लेयर्स का, तो उसकी वजह से हमको डी रेटिंग देखने को मिला है जब इनका ग्रोथ घटा, इनका अर्निंग घटा। बट अभी भी अगर आप अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मुझे नुवामा बहुत बेटर लगता है। 25-30 का पी मल्टीपल है। ग्रोथ कंपनी अभी भी 20-25-30% पे कर रही है। इस साल का गाइडेंस है उनका 20% का।
और अगर नॉर्मल मार्केट भी रहता है तो भी कंपनी एयूएम ग्रोथ का गाइडेंस है उनका 20% का, रेवेन्यू काफी आराम से 25% पे आ सकता है, प्लस क्योंकि कॉस्ट टू इनकम उनका थोड़ा सा और घटेगा तो थोड़ा सा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा, 30% 25% के आसपास का अर्निंग ग्रोथ आ सकता है। सो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 1 के आसपास का ही पैग रेशियो है अभी भी, 25-30% का ग्रोथ, 25-30 का पी मल्टीपल, तो डेफिनेटली एक काफी वैल्यू प्ले लगता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा वो जो जेन स्ट्रीट का जो वो केस हुआ, स्टॉक में 10-11% का फॉल भी आया था, बट मैंने काफी सारे कमेंट्स में उस पर उसका रिप्लाई किया था कि मैं पर्सनली बिल्कुल पैनिक नहीं कर रहा इस चीज के लिए, बिकॉज वो सिर्फ क्लाइंट था नुवामा का, ऐसा कुछ डायरेक्ट कुछ आया नहीं है नुवामा के बारे में कि इन्होंने ये किसी चीज में ऐसे इन्वॉल्व हुए हों। लेकिन मुझे जो कंसर्न है वो दूसरे साइड पे है कि वो जो क्लाइंट है उसने जब लास्ट 1 ईयर में इतना ज्यादा अर्निंग किया तो नुवामा की ग्रोथ में उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा होगा। आई मीन नुवामा का अगर आप वो एसेट सर्विसेज वाला डिवीजन देखोगे तो Q4 में भी उसने सबसे ज्यादा पेस पे ग्रो किया 85-86% पे। सो आई मीन आई डोंट नो उसका कितना ग्रोथ कंट्रीब्यूटर था, कितना ग्रोथ कंट्रीब्यूशन था। लेकिन नुवामा ने खुद ही अपने पहले के किसी कॉन कॉल में इस चीज पे क्लैरिटी दिया है कि उनके जो टॉप 5 जो क्लाइंट्स हैं वो वैसे तो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी के टोटल रेवेन्यू में, लेकिन वो टॉप 5 क्लाइंट्स चेंज होते रहते हैं, तो वहां से थोड़ा सा एक आप बोल सकते हो पीस भी मिलता है उस कमेंट्री से। एग्जैक्ट क्लैरिटी तो ऑफकोर्स कॉन कॉल के बाद ही मिलेगा, लेकिन ओवरऑल हाँ नुवामा मुझे अभी भी काफी बेटर लगता है। 25-30 का पी, 25-30 का अर्निंग ग्रोथ का पोटेंशियल है। और ये जो सेक्टर आप देखोगे ना वेल्थ मैनेजमेंट, ये काफी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्ले है, ये 1-2 साल का स्टोरी नहीं है, मतलब नेक्स्ट 3-5-7-10 ईयर्स के लिए ये काफी लंबा गेम है। और पूरा सेक्टर बहुत आराम से 20-25% पे ग्रो कर सकता है। अगर आप हमारा एयूएम देखो, म्यूचुअल फंड एयूएम अगर आप देखो हमारा जीडीपी के कंपैरिजन में, हर एक कंपनी के पीपीटी में वो डेटा दिया होता है। ग्लोबली का जो ग्लोबल कंट्रीज का जो एवरेज है ना, वहां से हमारा ऑलमोस्ट 5-6 टाइम का डिफरेंस है एवरेज से अगर हम कंपेयर करें बाकी कंट्रीज के, तो इसमें ग्रोथ का बहुत स्कोप है। बट ऑफ कोर्स हम किसी एक बिजनेस पे स्टक नहीं हो सकते कि यही कंपनी अगले 5-10 साल तक ग्रो करेगी, हमको प्रेजेंट में फ्यूचर का देख करके बेट करना है। तो अभी के बेसिस पे नुवामा अच्छा लगता है, बाकी ऑफ कोर्स बाकी कंपनीज का ट्रैकिंग हम कंटिन्यू रखेंगे। देन आपके प्लेटफॉर्म बिजनेसेस आते हैं कैपिटल मार्केट में। प्लेटफॉर्म बिजनेसेस में जैसे आपका कैम्स है, के फिनटेक है, सीडीएसएल है, ये सारे प्लेयर्स हैं। एंड आई मीन पर्सनली मुझे मुझे अभी कोई भी ऐसा इंटरेस्टिंग लगता नहीं है। कैम्स का तो ग्रोथ वैसे ही काफी स्लो रहता है। के फिनटेक भी थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है आईपीओ का, ये जो मोमेंटम अभी स्टार्ट हुआ है कब तक कंटिन्यू रहेगा, इनको कितने डील मिलते हैं, प्लस इनका जो म्यूचुअल फंड वाला प्लेटफॉर्म है उसमें कैसा ग्रोथ आता है आने वाले क्वार्टर्स में, सो उस पर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। बाकी सीडीएसएल तो आई मीन आई डोंट नो, स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया अपने अपने लो से, 1000 के आसपास 1700-1800 का के आसपास स्टॉक चला गया है। और वही वही पॉइंट है कि फंडामेंटली ऐसा नहीं दिख रहा कि इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट एक्चुअली में हुई है मार्केट के अंदर। मे बी कई सारे लोगों ने, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस तरीके के स्टॉक्स को काफी ज्यादा प्रमोट करते हैं, सो मे बी उस वजह से लोगों ने इन्फ्लुएंस में आके ज्यादा पार्टिसिपेट किया उसके स्टॉक के अंदर। बाकी फंडामेंटली तो मुझे अभी कुछ कुछ खास स्ट्रॉन्ग लगता नहीं है। आप देखोगे तो 70 का पी है सीडीएसएल का, और ग्रोथ घट रहा है। एंड अभी हमको कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये जो वर्स्ट पार्ट था वो एंड हो चुका है या आगे कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि काफी सारी ब्रोकिंग कंपनीज तो अभी भी बोल रही हैं कि हमारा FY26 में टॉप लाइन का कुछ खास ग्रोथ नहीं आने वाला, अर्निंग्स में भी कुछ खास ग्रोथ नहीं आने वाला। सो लेट्स सी सीडीएसएल का Q1 का रिजल्ट कैसा आता है, वहां पे थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। बट अगेन इस वाले स्पेस में भी मुझे कुछ खास अपॉर्चुनिटी अभी दिखता नहीं है। एमसीएक्स है प्लेटफॉर्म बिजनेस में, जब से हमने डिस्कस किया तब से काफी अच्छा रैली भी आया उसका 30-35% के आसपास का। उसका पी हालांकि काफी हद तक रीरेट हो चुका है, लेकिन दूसरी साइड पे आप देखोगे तो उसका अर्निंग ग्रोथ भी अच्छा आ रहा है। तो मुझे वैसा अपॉर्चुनिटी तो नहीं दिखता एमसीएक्स में जैसा 6 मंथ्स पहले जब हमने डिस्कस किया था उस टाइम पे दिखता था, रीरेटिंग क्योंकि हो चुका है काफी बड़ा पार्ट उसका। बट अभी भी बाकी प्लेयर से एक डिसेंट प्ले लगता है, कमोडिटी के अंदर है क्योंकि वो, तो उसका इक्विटी मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। और अभी तक का वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छा आ रहा है कंपनी का, मार्जिन भी एक्सपैंड हो रहे हैं, पैट का ग्रोथ अच्छा है, तो ठीक प्ले लगता है एमसीएक्स आपका कैपिटल मार्केट स्पेस के अंदर। देन एफएमसीजी की बात करते हैं। सो एफएमसीजी सेक्टर में मतलब पहले तो हम वेक्टर और बीकाजी फोर्स और 2-3 प्लेयर्स है जिनको डिस्कस करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप देखोगे ना तो वेक्टर, बीकाजी, ये सारे प्लेयर्स का ग्रोथ बिल्कुल ही जाता जा रहा है। वेक्टर एक टाइम पे कहाँ 25-30% ग्रो करता था, हालांकि मैनेजमेंट उनकी हमेशा से मिड टीन का ही ग्रोथ गाइडेंस देती थी, 15 से 16-17% का, लेकिन अब उससे भी बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रही है कंपनी, 8-9-10% का ग्रोथ है। प्लस इनका अगर आप पी मल्टीपल देखोगे तो 90-80 का पी मल्टीपल है, तो वहां से री रेटिंग का स्कोप तो बिल्कुल खत्म हो जाता है।
और आप कंपाउंडिंग भी तब कर सकते हो अगर आपका अर्निंग ग्रोथ एटलीस्ट 25% के आसपास तो आए। इन कंपनीज का भी वो बिल्कुल नहीं आ रहा, तो मतलब एफएमसीजी में ये जो प्लेयर्स थे कुछ, इनमें बिल्कुल भी स्कोप दिखता नहीं है अभी। एक तो ऑफ कोर्स जो हमने मनोरमा इंडस्ट्रीज को डिस्कस किया था, इसी क्वार्टर में हमने फर्स्ट टाइम इसको ट्रैक किया, डिटेल बिजनेस मॉडल डिस्कस किया, Q4 का रिजल्ट कॉन कॉल काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सो वो काफी अच्छा बेट है। 35-40% का टॉप लाइन का ग्रोथ, सेम उसका अर्निंग का ग्रोथ भी एक्सपेक्टेशन है, और फॉरवर्ड भी उसका कम हो जाता है ऑटोमेटिकली अगर आप उसके बेसिस पे देखोगे। तो मनोरमा इंडस्ट्री सबसे बेस्ट प्ले लगता है पूरे एफएमसीजी स्पेस में। दूसरा एक और प्लेयर है एडीएफ फूड। सो एडीएफ फूड्स को हम पहले ट्रैक करते थे, लेकिन मैनेजमेंट ने गाइडेंस को मिस किया तो ट्रैक करना हमने बंद कर दिया था। लेकिन इस बार अगर आप देखोगे तो एडीएफ फूड्स ने ना नेक्स्ट 2 इयर्स का गाइडेंस काफी अच्छा दिया है। वो 1000 करोड़ का टॉप लाइन टारगेट कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ FY27। तो अगर आप ग्रोथ कैगर निकालोगे उसका, तो 30% का ग्रोथ कैगर बनता है। प्लस मैनेजमेंट का कहना है कि मार्जिन हमारा करंट लेवल के आसपास रहेगा, हाई टीन मतलब 17-18-19% के बीच में उनका इबिट्टा मार्जिन रहेगा। तो आई मीन कंजर्वेटिवली सेम ग्रोथ हम उनके बॉटम लाइन में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो करंट पी आपको उसका दिखेगा 42-43 का। अब एक तो ये एफएमसीजी कंपनी है, दूसरा जब इनका ये अर्निंग ग्रोथ आएगा तो आई मीन एक तो अर्निंग जो है उस वजह से इनका ग्रो कर जाएगा, तो पी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। प्लस मार्केट से एप्रिसिएशन मिलेगा स्टॉक को, तो उसकी वजह से पी री रेटिंग होगा। यानी हायर साइड पे आप देख सकते हो 70-80 तक का पी नॉर्मली मिल जाता है एफएमसीजी स्टॉक्स को, अगर इतनी अच्छी ग्रोथ आती है तो। लेकिन इसमें नेगेटिव साइड क्या है कि कंपनी का अभी तक वैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला नहीं है। लास्ट 2 क्वार्टर से तो एटलीस्ट कंपनी का काफी वीक ग्रोथ आ रहा है। तो Q1 का जब इनका रिजल्ट आएगा उसको हम ट्रैक करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो 2 साल का गाइडेंस तो अच्छा है, लेकिन एग्जीक्यूशन भी साथ में आना चाहिए, क्योंकि मार्केट उसी पे रिवॉर्ड करेगा। आप बोलने को बोल दो 5 साल बाद हम अपना रेवेन्यू 3 टाइम करेंगे, 5 टाइम करेंगे, लेकिन आज अगर आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं है तो मार्केट सिर्फ फ्यूचर के बेसिस पे आपको अभी रिवॉर्ड नहीं करने वाला। एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अभी तक एग्जीक्यूशन नहीं दिख रहा, Q1 में रिजल्ट आएगा उसको डिस्कस करेंगे, कॉन कॉल वगैरह भी कंपनी का डिटेल में कवर करेंगे। देन आपका आता है ज्वेलरी इंडस्ट्री। सो ज्वेलरी इंडस्ट्री मतलब बाकी सेक्टर्स में हमको देखना पड़ता है कि कहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ज्वेलरी के अंदर उल्टा केस हो जाता है, ज्वेलरी में हमको देखना पड़ता है कि कौन सा प्लेयर बुरा परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें तो ढूंढने से भी कुछ ऐसे प्लेयर आपको मिलते हैं जो बहुत वर्स्ट परफॉर्मर हो। सो फिलहाल अगर हम B2C की बात करें रिटेल ज्वेलरी स्पेस में, तो आई मीन बिजनेस वाइज अगर मैं बात करूं तो मुझे कल्याण बेस्ट लगता है। उसका सिंपल सा रीजन है, अगर आप बिजनेस देखो ना, स्पेशली अगर आपका छोटा बिजनेस है, मतलब स्मॉल साइज मिड साइज बिजनेस है, तो उसमें इतने सारे मैक्रोज होते हैं, इतने सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके बीच में आप अगर 3 साल 4 साल कंसिस्टेंटली ग्रो कर पा रहे हो और उस चीज को आप अभी भी मेंटेन कर पा रहे हो, आगे का भी आपका गाइडेंस वैसा है, तो मतलब उस कंसिस्टेंसी के लिए आई मीन मेरे मन में एक अलग ही रिस्पेक्ट है। सो कल्याण ने जो काम लास्ट 3-4-5 ईयर्स में किया है और अभी भी जो कंपनी करती जा रही है, उसकी वजह से एक्चुअली में मुझे कल्याण नंबर 1 प्ले लगता है अभी भी। 30-35% का ग्रोथ बहुत आराम से ये कंपनी कर सकती है FY26 के अंदर भी, क्योंकि 40 से 45% का तो ये स्टोर एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, और एसेट लाइट मॉडल हो गया है, फ्रेंचाइजी के बेसिस पे ये एक्सपैंड करते जा रहे हैं, तो जो पीबीटी मार्जिन है वो भी इंप्रूव होगा, यानी जो प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ है वो ज्यादा अच्छा होने का एक्सपेक्टेशन है इन FY26। सो कल्याण आई नो मतलब पीई वाइज अगर मैं देखूं तो उसका 80-85 का पीई मल्टीपल है, लेकिन वो जो कंसिस्टेंसी है, आई मीन एज एन इन्वेस्टर मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। स्पेशली अगर कोई छोटा बिजनेस, आप एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना, तो 100 बिजनेसेस अगर आप ट्रैक करोगे, डेटा निकालोगे, उसमें से कुछ 3-4 ऐसे बिजनेस आपको दिखेंगे, या हार्डली एक ऐसा बिजनेस दिखेगा जो इस तरीके का काम कर पाएगा लगातार कंसिस्टेंटली 3-4-5 साल तक। तो कल्याण ने इसको करके दिखाया है एंड अभी भी उस डायरेक्शन में है। तो आई मीन मुझे उस चीज की रिस्पेक्ट है। एंड और ग्रोथ कोई खराब नहीं है, अभी भी 30-35% पे वो ग्रो कर रहा है। सिर्फ ये है कि पी उसको मार्केट रीरेट कर चुका है, मार्केट उसको रिवॉर्ड दे चुका है, तो मे बी पी री रेटिंग ना हो, लेकिन इस स्पेस पे भी कल्याण काफी अच्छा कंपाउंडर बन सकता है। सो कल्याण ऑफकोर्स नंबर 1 प्लेयर। देन री रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से PN गाडगिल एक अच्छा प्ले लगता है। हमने Q4 के रिजल्ट में इसको कवर किया था, डिस्कस किया था कि जो इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, जो ये गाइडेंस वगैरह शेयर करते हैं, वो रिफाइनरी वाला बिजनेस एक्सक्लूड करके अगर आप देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इनका ग्रोथ का टारगेट है 25 से 30% का FY26 में, यानी ओवरऑल रेवेन्यू कंपनी का 9500 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच में आना चाहिए। और क्योंकि इनका स्टॉक का पी 35 के आसपास है, तो पी री रेटिंग का स्कोप भी बनता है। B2C बिजनेस है, ब्रांड बिजनेस है, और अभी तो इन्होंने एक्सपेंशन स्टार्ट ही किया है, महाराष्ट्र में ही है, अभी तो उनके पास पूरा इंडिया पड़ा है कवर करने को, तो स्कोप बहुत है PN गाडगिल के पास में, बस उसको ये अच्छे से एग्जीक्यूट करने। एक चीज और हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है,
मतलब मैंने जनरली देखा है ऐसा लोगों में कि एक बायसनेस आ जाता है। अगर आप किसी बिजनेस को देखते हो, जैसे इसी सेक्टर में आप देखोगे कल्याण को, कल्याण ने ये काम कर दिया लास्ट 3 4 5 साल के अंदर, बहुत अच्छे से एक्सपैंड कर दिया, पैन इंडिया प्लेयर बन गया। अब वो और डीपर लेवल पे जा रहा है और इतना अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया उसने शेयर होल्डर को। तो जनरली लोगों के मन में क्या होता है ना कि एक बायसनेस आ जाता है कि एक बिजनेस ने ऐसा कर दिया तो ये दूसरा बिजनेस भी वैसा प्ले बन सकता है। पीएन गडगिल ऑफ कोर्स उसमें पोटेंशियल है, लेकिन आज मैं ये नहीं कह सकता कि ये भी सेम काम कर देगा। वही जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया ना कि अगर आप 100 बिजनेसेस देखोगे तो कुछ एक या दो ऐसे बिजनेसेस आपको दिखेंगे जो इस चीज को कर पाते हैं इतने कंसिस्टेंसी के साथ में। तो ये इतना इजी नहीं है, स्पेशली अगर आप इतने छोटे बिजनेस हो। तो पीएन गडगिल में ऑफ कोर्स स्कोप है। सेम चीज अगर आप देखोगे तो लोग सेनको के लिए भी बोलते थे, एंड मैं भी बुलिश था जब तक कंपनी एग्जीक्यूट कर रही थी। लेकिन मैं आज किसी भी बिजनेस के लिए नहीं बोल सकता कि ये अगला कल्याण बन जाएगा या ये अगला टाइटन बन जाएगा। मेरा काम है उसको ट्रैक करते रहना। तो गडगिल में अपॉर्चुनिटी जरूर दिखता है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये कल्याण ही बन जाएगा, बिकॉज अगर मैं ये बोल दूंगा ना तो इसका मतलब मैं इमोशनली अटैच हो जाऊंगा उस स्टॉक के साथ में, जो मुझे किसी भी केस में नहीं होना है। फिर उसका मतलब मेरा कैपिटल गया, वो बिजनेस कल को खराब भी करेगा तो मैं उसको सेल ही नहीं कर पाऊंगा। तो वो चीज नहीं करना है। इनका पोटेंशियल अच्छा है, स्कोप अच्छा है, बाकी हमको ट्रैक करते रहना है। तो री रेटिंग का पोटेंशियल अच्छा है पीएन गडगिल का। देन रिटेल ज्वेलरी स्पेस में थर्ड नंबर पे मैं डीपी आभूषण को रखूंगा। इसी क्वार्टर में मैंने इसको ट्रैक करना स्टार्ट किया है। मुझे एक्चुअली उनका स्ट्रेटेजी काफी अच्छा लगता है। वो बाकी प्लेयर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन्होंने एक अपना स्ट्रेटेजी बनाया है कि हमको पैन इंडिया प्लेयर नहीं बनना है। जिन एरियाज में हम हैं वहां पे ही हमको और डीपर लेवल पे पेनिट्रेट करना है। और एक सिटी के अंदर एक ही स्टोर वो ओपन करते हैं, जहां अगर उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है तब वो और दूसरा स्टोर वगैरह ऐड करते हैं। इस साल उन्होंने 3 स्टोर ओपन किए, अगले 2 साल में वो 20 स्टोर्स तक लेके जाने का प्लान कर रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ स्टोर कंपनी का ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। और वॉल्यूम ग्रोथ भी आया उस कंपनी का, चांसेस है कि इस साल भी उनका वॉल्यूम ग्रोथ आएगा। सो पी उनका वही 25-30 के आसपास बनता है। तो एक अच्छा री रेटिंग का पोटेंशियल है अगर कंपनी अच्छे से एग्जीक्यूट करती है। तो डीपी आभूषण एक अच्छा बेट है रिटेल ज्वेलरी स्पेस के अंदर। नंबर 3 पे रखूंगा इसको मैं। एंड उसके बाद मैं सेनको को रखूंगा। सेनको का Q1 का बिजनेस अपडेट अच्छा आया है, हमने इनके Q4 के रिजल्ट के साथ में डिस्कस किया था। लेकिन सेनको का मुझे वो कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब मैनेजमेंट की तरफ से कंफर्मेशन चाहिए कि वो कॉन्फिडेंट है कि मोर देन 20% वो ग्रो कर सकते हैं FY26 के अंदर। Q1 का मुझे मेन वही लगता है कि जो उनका लास्ट ईयर का बेस छोटा था, 9% 10% का ग्रोथ था पिछले साल, जबकि बाकी प्लेयर्स ने अच्छे पेस पे ग्रो किया था। तो एक उसका भी एडवांटेज मिला है सेनको को। सो उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आने वाले क्वार्टर्स में भी सेनको यही 30% के आसपास ग्रो करता है तो एक बहुत अच्छा रीरेटिंग का चांस बन जाएगा सेनको के अंदर। लेकिन वो चीज डिफिकल्ट लगती है क्योंकि वैसा सेनको का पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने वो किया नहीं है। तो उसका कंफर्मेशन हमको कॉन कॉल में मिलेगा, इसीलिए सेनको को मैं 4th रैंक पे रखूंगा। तो ये टॉप 4 प्लेयर्स हो गए आपके रिटेल ज्वेलरी स्पेस से। देन B2B ज्वेलरी स्पेस में तो अनडाउटेडली स्काई गोल्ड, जो इतने सारे क्वार्टर से परफॉर्म करता आ रहा है, अभी भी बेस्ट परफॉर्मर है। मतलब वही 60-70% का ग्रोथ का गाइडेंस है उनका। FY27 में 7500 करोड़ तक देखना चाहते हैं अपने रेवेन्यू को। और अभी जब उनका Q1 का कॉन कॉल होगा तो बहुत हाई चांस है कि वो गाइडेंस को और बढ़ा दे, क्योंकि काफी सारी एक्विजिशंस और न्यू क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, उनका जो रेवेन्यू है उसको उन्होंने ऐड किया नहीं है अभी। तो और गाइडेंस इंक्रीज हो सकता है। अभी प्रोमोटर का जो सेल ऑफ हुआ था उसकी वजह से काफी नेगेटिविटी आई थी स्टॉक के अंदर। स्टॉक में हमने फॉल भी देखा 400 से 320 330 के आसपास। बट मैंने उस टाइम पे भी बोला था, पहले भी बोला है, एंड सेम मेरा व्यू है कि सिर्फ एक चीज या एक इवेंट को लेकर के हम एकदम से कोई ओपिनियन नहीं बना सकते। इस बिजनेस को, इस स्टॉक को अगर आप देखोगे तो लास्ट 10-15 ईयर्स के अंदर इसने बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो अगर वहां पे प्रोमोटर 4-5-10% अगर अपना वो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, उनके भी खुद अपने कुछ एस्पिरेशंस होते हैं, कुछ नीड होती है, तो मैं उसको ज्यादा रेड फ्लैग देखता नहीं हूं। हाँ, अगर इसके बाद अगर आप देखो आने वाले क्वार्टर्स में उनका ग्रोथ स्लो डाउन होता है, मार्जिन में प्रॉब्लम आता है, या नए क्लाइंट से ऑर्डर आना कम हो जाता है, कंपनी गाइडेंस एकदम से घटा देती है, ये सारी चीजें अगर होती है तब वो मेरे लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। लेकिन जब तक बिजनेस ठीक कर रहा है, तब तक अगर बीच में प्रोमोटर कभी सेल कर रहा है, कभी ऐड कर रहा है, कभी QIP कर रहा है, तो ये सब बिजनेस का पार्ट है। अल्टीमेटली एज अ शेयर होल्डर मुझे वो ग्रोथ चाहिए और जो मैनेजमेंट बोल रहा है वो मुझे करके देना चाहिए। तो अभी तक वो कंपनी करते हुए दिख रही है और अब तो वैल्यूएशन प्राइस भी काफी लुक्रेटिव हो गया। सो इनफैक्ट पूरे ज्वेलरी स्पेस में अगर मैं कर दूं इसको B2C B2B हटा के, तो स्काई गोल्ड मेरा टॉप बेट हो जाता है नंबर 1 रैंक पे। देन इसके बाद RBZ एक्चुअली डिसअपॉइंटिंग था कि इन्होंने गाइडेंस को घटा दिया, मतलब क्योंकि इनका कहना है कि कंज्यूमर डिमांड हमें इतना स्ट्रांग नहीं लगा, तो इस वजह से इन्होंने गाइडेंस को घटाया।
लेकिन फिर भी ये 25-30% पे ग्रो करने को कंफर्टेबल है FY26 के अंदर। इनका पैट का ग्रोथ नहीं दिखेगा आपको, इनका 39 करोड़ का पैट था लास्ट ईयर, अभी ये 44-45 करोड़ का पैट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन FY26, क्योंकि इनका मानना है कि Q4 में हमारा बहुत बड़ा बेस बन गया है, एडवांटेज मिल गया अक्षय तृतीया जो इस बार पहले आ गया आपका अप्रैल में, लास्ट ईयर मई में था। तो बेस बड़ा होने की वजह से ये पैट में ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन टॉप लाइन में 25-30% का ग्रोथ कर एक्सपेक्टेशन है मैनेजमेंट को। मैं इसको क्यों नंबर 2 पे रख रहा हूं B2B स्पेस में, या क्यों इसको कंसिडर भी कर रहा हूं, बिकॉज वैल्यूएशन रीरेटिंग का मुझे स्कोप दिखता है, 14-13 का पी मल्टीपल है, तो मतलब डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है और इंडस्ट्री में टेलविंड्स हैं। सो अगर ये 25-30% पे भी ग्रो करता है तो मे बी पेशेंस रखना पड़े, लेकिन एक ठीक ठाक रीरेटिंग होने का स्कोप दिखता है बिजनेस के अंदर। और मतलब प्रॉफिट ग्रो नहीं करेगा, इसमें बिजनेस के फंडामेंटल में प्रॉब्लम नहीं है, वो तो इस साल का बेस काफी बढ़ गया, Q4 में आपका अक्षय तृतीया मई से अप्रैल में आ गया, तो एडवांस में ऑर्डर आ गया इनके पास, इस वजह से पैट में अच्छा ग्रोथ नहीं दिखेगा। बाकी बिजनेस का फंडामेंटल ठीक कर रहा है, हाँ ग्रोथ थोड़ा सा घटा है कंपनी का, वो नेगेटिव है, लेकिन क्योंकि डाउनसाइड आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है पीई के साथ में, 13-14 का पीई है, तो देखते हैं, अभी तो अच्छा बैट लग रहा है, आने वाले क्वार्टर्स में बाकी इसका परफॉर्मेंस देखेंगे। लेकिन एक चीज और, कैपिटल एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको सोचना है, यहाँ पे 2 पॉइंट में ऐड कर रहा हूँ। पहला तो जो हमने वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर डिस्कस किया, या जो कैपिटल मार्केट डिस्कस किया, उसमें वेल्थ मैनेजमेंट में अपॉर्चुनिटी जितनी अच्छी नहीं है। नोवामा वेल्थ ऑफ कोर्स मुझे अभी भी एक डिसेंट प्ले लगता है, लेकिन वहां पे हमको क्रिटिकल थिंकिंग लानी है, अपनी एक स्मार्ट थिंकिंग लानी है, कि अगर आज मेरे पास 100 रुपए हैं और मेरे पास हर एक सेक्टर में इतनी इतनी अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे कितना डालना है एक ऐसे प्लेयर के अंदर, एक ऐसे सेक्टर के अंदर जहां पे अनसर्टेनिटी ज्यादा है, तो वो सारी चीजें मुझे कंसिडर करनी है। सेम अगर आप ये ज्वेलरी सेक्टर में देखोगे, तो अगर मैं स्काई गोल्ड चूज कर रहा हूँ, आरबीजेड चूज कर रहा हूँ, तो मुझे वहां पे ये स्मार्टली सोचना है कि मेरा जो 100 रुपीज है उसमें से कौन सा प्लेयर कितना ज्यादा डिजर्व करता है, वो मुझे परफॉर्मेंस वाइज देखना है। तो आरबीजेड और स्काई गोल्ड के परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, या स्काई गोल्ड और बाकी B2C के परफॉर्मेंस में और आगे के स्कोप में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो जब मैं कैपिटल एलोकेट कर रहा हूं, तो ये चीज समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके मैं, मेरे पोर्टफोलियो में ये भी है, ये भी है, इसका भी स्कोप अच्छा लग रहा है, तो सब में 100-100 रुपए डाल दिया। वो स्मार्ट थिंकिंग नहीं है, उससे अच्छा तो मैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग कर लूं। तो बिजनेस का स्कोप समझ करके और मतलब मुझे जो चीज अच्छी लग रही है उसके अकॉर्डिंग मुझे बेट करना है, उसके अकॉर्डिंग मुझे एलोकेट करना है, तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। देन आपका आता है फैशन रिटेल इंडस्ट्री। सो फैशन रिटेल इंडस्ट्री में तो मतलब डाउट ही नहीं है, V2 रिटेल जैसा ज्वेलरी इंडस्ट्री में स्काई गोल्ड है, वैसा फैशन रिटेल इंडस्ट्री में आपका V2 रिटेल है। ये भी सेम वैसे ही है, 3-4 साल से कंसिस्टेंटली इतना अच्छा करते आ रहा है, और अभी भी 1 साल का गाइडेंस नहीं है, नेक्स्ट 3 से 5 ईयर्स का गाइडेंस है इनका 45 से 50% की ग्रोथ का। मार्जिन भी कंपनी के इंप्रूव हो सकते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिलेगा जरूर। मैं अगर इसका करंट पी देखने जाऊंगा तो 85-90 का है, लेकिन फॉरवर्ड पी इसका 55 से 60 के बीच का है, तो मतलब जो पैग रेशियो है वो इसके 1 के आसपास ही आ जाता है, एक ऐसे बिजनेस के लिए जो इतने हाई पेस पे ग्रो कर रहा है, वो भी कंजम्पशन बिजनेस है B2C स्पेस के अंदर। तो आई मीन मुझे तो यहाँ से भी काफी अच्छा बेट लगता है V2 रिटेल। सो फैशन रिटेल इंडस्ट्री के अंदर V2 रिटेल बेस्ट प्लेयर है। देन इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग में आपके 2 प्लेयर्स हैं, आदित्य विजन और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट बहुत स्टार्टिंग से ही एवरेज प्लेयर लगा है मुझे, इस साल भी अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने हर एक क्वार्टर में बोला कि आने वाले क्वार्टर्स में हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। पूरा फाइनेंशियल ईयर निकल गया, बट वही काफी खराब गया उनके लिए। दूसरी साइड पे आदित्य विजन को अगर आप देखोगे तो एक वीक कंज्यूमर इन्वायरमेंट के अंदर भी उस कंपनी ने अपने गाइडेंस को आउट परफॉर्म किया है, 25% का गाइडेंस था, 30% एग्जीक्यूट किया, तो आदित्य विजन काफी अच्छा प्ले लगता है एक्चुअली। हाँ, स्टॉक का डी रेटिंग हुआ है बिकॉज उनका उनका पूरे साल का जो रेवेन्यू है उसका लगभग 30-35% फर्स्ट क्वार्टर में ही आता है, और क्योंकि वो कंपनी का एसी जो प्रोडक्ट है, एसी कूलर, ये सबसे ज्यादा सेल होता है फर्स्ट क्वार्टर में, और जिस तरीके का समर सीजन गया है उसको देखते हुए मार्केट ने डी रेटिंग किया, उसके स्टॉक के अंदर काफी बड़ा डी रेटिंग देखने को मिला है। इनफैक्ट ये जो एसी के रिलेटेड जितने भी प्लेयर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हो या OEM ब्रांड्स हो या रिटेलर्स हो, हर एक सेगमेंट के अंदर आप देखोगे तो स्टॉक में डी रेटिंग देखने को मिला है। लेकिन आदित्य विजन के जो बाकी के क्वार्टर्स है उसमें कंपनी कम बैक कर सकती है, इनके और भी प्रोडक्ट्स हैं जो काफी अच्छा सेल करती है कंपनी Q2, Q3, Q4 के अंदर। सो ओवरऑल 20-25% का ग्रोथ को लेकर के तो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है ही नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। तो आदित्य विजन एक ठीक ठाक डिसेंट प्ले लगता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग स्पेस के अंदर। देन केबल्स एंड वायर्स की अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स लार्ज कैप में तो कुछ खास रखा नहीं है, ऑलरेडी वैल्यूएशन काफी हाई है उन प्लेयर्स के।
स्मॉल कैप में तीन छोटे छोटे इंटरेस्टिंग प्लेयर्स हैं, तीनों को हमने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था, डायनामिक केबल, पैरामाउंट और डेल्टन केबल। अब इन तीनों में अगर मुझे रैंकिंग करना हो नंबर 1 पे, तो ऑफकोर्स मुझे डेल्टन थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि उसका ग्रोथ काफी अच्छा है। कैपेक्स भी कर दिया है कंपनी ने, तो उनके पास एक्सपेंशन मतलब कैपेसिटी आ चुकी है, तो वापस से वो उस ग्रोथ को कंटिन्यू रख सकते हैं। डेल्टन के साथ में लेकिन रिस्क भी है। रिस्क ये है कि उनका बोरोइंग काफी ज्यादा है, डेट टू इक्विटी अब उनका आई थिंक 1 से भी ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन पास्ट में ऐसे बहुत बिजनेसेस भी हुए हैं जिन्होंने बहुत हाई डेट लेकर भी कंसिस्टेंटली 3-5 ईयर्स तक बहुत अच्छा ग्रो किया है और शेयर होल्डर्स के लिए काफी अच्छी वेल्थ बनाई है। सो आई एम नॉट सेइंग कि डेल्टन भी वैसा कर देगा, लेकिन हाँ आई मीन उनका एग्जीक्यूशन तो लास्ट 2-3 साल से अच्छा ही रहा है, और अभी तक भी कंपनी अच्छा कर रही है, तो डेल्टन मुझे काफी बेटर प्ले लगता है इस पूरे स्पेस के अंदर। इसके बाद में पैरामाउंट कम्युनिकेशन, इनके साथ में भी अनसर्टेनिटी वाला गेम है। इसका पी अगर आप देखोगे तो टीन्स में पी है, 30-40-15 का पी है इनका, जबकि बिजनेस का जो ग्रोथ है वो 35-40-50% से कंपनी ग्रो कर रही है। अनसर्टेनिटी क्या है, दो चीजों को लेके, एक तो मैनेजमेंट ने बोल दिया कि मार्जिन को लेकर के आप कुछ श्योरिटी नहीं रख सकते, मार्जिन हमारा फ्लक्चुएट हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी। हालांकि पीबीटी या पैट लेवल पे ग्रोथ को लेकर के इनका अच्छा गाइडेंस है कि ये मोर देन 30% पे ग्रो करने को देख रहे हैं फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो वो वाला पार्ट अच्छा है। दूसरा अनसर्टेनिटी है इनके टैरिफ्स को लेकर के, लेकिन वो भी अब बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो पैरामाउंट कम्युनिकेशन जो इन्होंने टर्न अराउंड किया है, वो जो कंपनी बिल्कुल इनको अपना डेट रीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ा था, एक जो इनका बिजनेस था उसको इनको सेल करना पड़ा था, उसके बाद जो उन्होंने टर्न अराउंड दिखाया और अभी कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, आगे का गाइडेंस अच्छा है। सो डिसेंट प्ले, एक अच्छा प्ले लगता है, और री रेटिंग स्टॉक का बहुत अच्छे से हो सकता है अगर ये इन्होंने अच्छे से फेस कर लिया जो इनका थोड़ा सा मार्जिन पे प्रेशर है और ये टैरिफ वाला जो सिनेरियो है, तो एक अच्छा रीरेटिंग का पोटेंशियल है। सो डेल्टन केबल नंबर 1, उसके बाद पैरामाउंट कम्युनिकेशन। डायनामिक केबल भी अच्छा प्लेयर है, बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है, और ये ना स्टेबल प्लेयर आप इसको बोल सकते हो, इनके साथ में इतनी अनसर्टेनिटी नहीं है। मैनेजमेंट का गाइडेंस 18-20% का रहता है, लेकिन ये उसको आउट परफॉर्म ही करते हैं, 25-30% पे ग्रो करते हैं। प्रोडक्ट मिक्स कंपनी का इंप्रूव होता जा रहा है, और बॉटम लाइन में भी काफी अच्छी ग्रोथ है। सो ये टॉप 3 प्लेयर्स है आपके केबल एंड वायर स्पेस के अंदर। देन आपका आता है ईएमएस स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। सो अभी तक तो Q4 तक तो काफी सारे इसमें ऑप्शंस हमको दिखते थे, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट दिखता था, एम्बर एंटरप्राइज दिखता था, आपका ई पैक ड्यूरेबल दिखता था, लेकिन आई मीन Q1 की अगर हम बात करें तो चीजें चेंज हो गई है। हालांकि अगर मैं पर्सनली बोलूं तो मैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट से काफी इंप्रेस हुआ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये था कि वो गाइडेंस काफी खराब देंगे FY26 का, लेकिन उन्हें 33 से 34% का गाइडेंस दिया ग्रोथ के पैरामीटर पे। बट क्योंकि मार्केट ऑलरेडी उसको डिस्काउंट कर चुका था, स्टॉक आपका मोर देन 100 के पीई पे ट्रेड कर रहा था, और मार्केट का एक्सपेक्टेशन था कि ये 60-70% से ग्रो करेगा। लेकिन इसमें बिजनेस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें इंडस्ट्री वाइड ही डिमांड ही चली गई, मतलब चली नहीं गई, डिमांड काफी कम हो गई। अगर आप देखोगे तो समर सीजन गया ही इस तरीके का है अभी तक, मतलब काफी इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती है समर में। कभी कभी हम देखते हैं किसी वीक में बहुत एक्सट्रीम गर्मी हो गई है, देन अगले वीक देखते हैं एकदम नॉर्मल हो गया वेदर, तो उस चीज की वजह से ये सारे जो कूलिंग प्रोडक्ट्स हैं इनकी डिमांड कम हो जाती है। सो उसी का इंपैक्ट हुआ इसके स्टॉक के ऊपर भी, ऑलरेडी इतना हाई पी था तो वो डी रेटिंग देखने को मिला इसके स्टॉक के अंदर। अब एक और अनसर्टेनिटी क्या है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के साथ में, कि क्या ये 33-34% का ग्रोथ भी अचीव कर पाएंगे, बिकॉज इतना खराब मतलब एवरेज सीजन गया है, और ऐसा डिस्कशन है कि इंडस्ट्री लेवल में 3 से 4 वीक का मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ का इन्वेंट्री पड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो क्या ऑर्डर मिलेगा इनको आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, प्लस आपका वो जो बी इलेक्ट्रिसिटी का जो नॉर्म्स होते हैं वो भी चेंज होने का एक्सपेक्टेशन है इस साल। सो उसको लेकर भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है कि होलसेलर और रिटेलर लेवल पे कितना ज्यादा वो पिकअप करेंगे इन्वेंट्री को दिवाली के आसपास। तो ये अनसर्टेनिटी की वजह से आई मीन ये पूरे स्पेस के अंदर मुझे अभी करंटली कोई खास अपॉर्चुनिटी दिखती नहीं है। बिजनेस वाइज ऑफ कोर्स पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एक अच्छा बिजनेस है, एम्बर एंटरप्राइज भी एक अच्छा बिजनेस है, उनका 40-50% का ग्रोथ का गाइडेंस है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के अंदर, लेकिन उनका भी वो जो एसी वाला बिजनेस है वो अंडर परफॉर्म करेगा, उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं आएगी। सो उसको लेकर के भी अनसर्टेनिटी है, और पी उसका 100 के आसपास है, तो मतलब अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दिखेगा ईएमएस स्पेस में। केन्स टेक्नोलॉजी बोलने को मैं बोल सकता हूँ कि 50-55% का ग्रोथ इंजन है, लेकिन उसका पी 130-140 का है। सो आई डोंट नो कितना री रेटिंग का स्कोप है, मुझे इतना कंफर्टेबल लगता नहीं है वो, लेकिन बिजनेस अच्छा कर रहा है वो। सो यही है ईएमएस स्पेस के अंदर, बाकी तो उनका ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, अपॉर्चुनिटी वाइज कुछ खास अभी दिखता नहीं है।
नेक्स्ट आपका आता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी भी सेम कैटेगरी में है, अपॉर्चुनिटी वाइज कुछ नहीं है, बिजनेस ऑन एन एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, 10 12 13% का ग्रोथ है। कृष्णा डायग्नोस्टिक के पास में चांस है कि वो अपने ग्रोथ गाइडेंस को बढ़ा दे तो उसका स्टॉक री रेट हो सकता है, पी उसका 25 30 के आसपास है, और अगर वो 20 25% से ग्रो करता है तो उसके स्टॉक में री रेटिंग का पोटेंशियल है। अदरवाइज बाकी सारे प्लेयर्स इसमें एवरेज है, वही 10 15% के आसपास ग्रो कर रहे हैं, पी उनका 80 का है 90 का है, तो मतलब अपॉर्चुनिटी इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन हाँ ट्रैकिंग तो हमको करना ही है इसका। फिर आपका अगला आता है हॉस्पिटल स्पेस। हॉस्पिटल सेक्टर में हमारा यथार्थ जो इतने क्वार्टर से हम ट्रैक कर रहे हैं, एंड एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप इन्वेस्टर होते हो किसी स्टॉक किसी बिजनेस के अंदर, तो जब बिजनेस का खराब टाइम आता है तो एक्चुअली में ऐसा लगता है कि मेरा भी खराब टाइम चल रहा है। जैसे कल्याण के साथ में हुआ, वो र्यूमर्स कितना सारा 800 का स्टॉक एकदम 400 चला गया, अब वापस 600 पे आया है। यथार्थ के साथ में भी ऐसा ही हुआ था, काफी सारे एलिगेशंस लगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू निकाल दिया, कोई एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उन्होंने ट्रैक करना बंद कर दिया, बहुत सारे एलिगेशंस लगे, स्टॉक आपका 650 700 से ऑलमोस्ट 350 चला गया। लेकिन ग्रेजुअली हमने देखा, जो हम बार बार डिस्कस करते हैं, कि अगर बिजनेस सही कर रहा है ना तो अल्टीमेटली सारी चीजें बिल्कुल सही प्लेस पे आ जाती है। वही आप यथार्थ के साथ भी देखोगे, स्टॉक गिरा जरूर, लेकिन क्योंकि बिजनेस का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट था, हमने हर एक क्वार्टर में इनका रिजल्ट, कॉन कॉल, जो भी बिजनेस अपडेट आता था वो डिटेल में डिस्कस करते थे, एंड फाइनली री रेटिंग भी देखी हमने स्टॉक की। 350 400 के लेवल से अभी अराउंड 630 650 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पीई जो इसका 25 30 का होता था 46 47 का है। और ये चीज भी समझने वाली कि इनके अर्निंग्स के ऊपर प्रेशर है, इतना ज्यादा एक्सपेंशन किया है, एक्विजिशन किया है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ गया है, मार्जिन पे प्रेशर है, उसके बाद भी हमको ये री रेटिंग देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है, बिजनेस का ग्रोथ अच्छा है, नंबर ऑफ बेड्स बढ़ते जा रहे हैं। नॉर्दर्न रीजन के अंदर अगर आप देखोगे तो अब ये टॉप हॉस्पिटल्स में आता है जिनके पास नंबर ऑफ बेड्स अब ज्यादा हैं, 22 2100 के आसपास हो गए हैं। सो ये सारे फैक्टर्स यथार्थ के फेवर में प्ले करते हुए दिख रहे हैं। तो यथार्थ ऑफकोर्स एक अच्छा बेट है ही, लेकिन इस क्वार्टर में हमने यथार्थ से भी एक अच्छा बिजनेस डिस्कस किया, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी डिस्कस की, जीना सीखो लाइफ केयर। अभी तो एसएमई है, लेकिन अगस्त और सितंबर तक एक्सपेक्टेड है कि ये मेन बोर्ड में लिस्ट हो जाएगा। कंपनी बहुत अच्छे पेस पे ग्रो कर रही है, यूनिक बिजनेस मॉडल है, आयुर्वेद का ग्रोथ एक अलग ही मतलब हाई डबल डिजिट में एक्सपेक्टेड है इंडिया के अंदर। और ये कंपनी एसेट लाइट पे ऑलरेडी थी, उसको और ज्यादा एसेट लाइट बना दिया इन्होंने, क्योंकि ये खुद का बेड नहीं लगाएंगे अब जो आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं उनके साथ में टाई अप करके ये बेड एडिशन कर रहे हैं। तो अभी अभी रिसेंटली हमने इनको काफी डिटेल में डिस्कस किया है। सो 54% का ग्रोथ के टारगेट कर रहे हैं, उन कुछ बिजनेसेस में से हैं जिन्होंने FY26 के अंदर अपने ग्रोथ गाइडेंस को और बढ़ाया है। प्लस पैट मार्जिन इंप्रूव होगा तो ऑपरेटिंग लिवरेज भी काफी सॉलिड एक्सपेक्टेड है। सो हालांकि थोड़ा बहुत री रेटिंग हो चुका है इसके स्टॉक का जब से हमने डिस्कस किया है, लेकिन अभी भी बहुत पोटेंशियल है, फॉरवर्ड पी अभी भी काफी लुक्रेटिव है इसके स्टॉक का। बस वेट है जल्दी ये मेन बोर्ड के अंदर लिस्ट हो जाए। तो जीना सीखो और यथार्थ ये आपके टॉप 2 प्लेयर्स हैं हॉस्पिटल स्पेस के अंदर। देन इसके अलावा आपका आता है कोवर्किंग स्पेस। कोवर्किंग में वही EFC लिमिटेड नंबर 1 प्लेयर लगता है। Q4 में तो उन्होंने सरप्राइज कर दिया, मतलब Q3 में जितना डिसअपॉइंट किया Q4 में उतना ही उन्होंने पॉजिटिव सरप्राइज किया मार्केट को, इन्वेस्टर्स को, लेकिन इनसे कंसिस्टेंसी चाहिए। EFC Q1 में भी वैसा कंसिस्टेंट रहना चाहिए अपने गाइडेंस, अपने नंबर्स को लेकर के, परफॉर्मेंस को लेकर के, तो एक अच्छा री रेटिंग बनेगा। क्योंकि ऑफिस का वैल्यूएशन काफी ज्यादा है, बिजनेस अच्छा है लेकिन वैल्यूएशन उसका ज्यादा है EFC के कंपैरिजन में। और EFC ने एग्जैक्ट रेवेन्यू गाइडेंस नहीं दिया है, लेकिन जो ये सीट एडिशन का इनका जो टारगेट है, और जो वो जो डिजाइन एंड बिल्ड वाला जो बिजनेस है उसका जो ऑर्डर बुक है, प्लस जो इनका फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो कंपनी 40-50% पे प्लान कर रही है, तो उसके बेसिस पे अगर आप रेफ कैलकुलेशन करो तो बहुत आराम से ये कंपनी 45-50% से ग्रो करनी चाहिए FY26 के अंदर। बट ऑफकोर्स Q1 Q2 में हमको और क्लैरिटी मिलेगा, और री रेटिंग का स्कोप तो है EFC का, तो EFC बेटर प्ले लगता है। EFC और गडगिल ये दोनों में मैंने रिजल्ट डिस्कशन के साथ में इस चीज को हाईलाइट किया था कि क्योंकि इनकी कंसिस्टेंसी का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं पर्सनली ऐसे बिजनेसेस में स्टैगर्ड अप्रोच फॉलो करता हूं, रादर देन कि मैं वन गो में जाऊं, एक्सट्रीम बुलिश हो जाऊं, मैं थोड़ा सा स्टैगर्ड अप्रोच इनमें फॉलो करता हूं। सो ये है आपका EFC का। देन इसके बाद आपका आता है पंप इंडस्ट्री। तो इसमें शक्ति पंप अच्छा प्लेयर है, अभी एक और प्लेयर लिस्ट हुआ है, उसका रिजल्ट कौन कौन आएगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे। शक्ति पंप का ग्रोथ वगैरह जरूर कम हुआ है, वो नेगेटिव चीज है, एंड जनरली मैं वैसे केस में एलोकेशन ऑफ कोर्स कट करता हूं। प्लस वहां पे ये भी मैटर करता है कि क्या मेरे पास और जो प्लेयर्स बाहर हैं पोर्टफोलियो के, जो अलग अपॉर्चुनिटीज हैं, उनमें क्या ज्यादा बेटर स्कोप दिख रहा है शक्ति पंप के कंपैरिजन में, तो फिर तो मेरा पूरा कैपिटल वहां पे एलोकेट करता है, शिफ्ट होता है।
सो ये सारे फैक्टर्स भी हमको देखने इंडिविजुअल लेवल पे। बिजनेस वाइज आप देखोगे तो शक्तिपैम का पी क्योंकि लो है तो स्टिल चांस है कि स्टॉक अच्छा कर सकता है अगर इनका परफॉर्मेंस 20% का ग्रोथ अचीव करते हैं ये लोग FY26 के अंदर, और उसमें पैड ग्रोथ भी अच्छा रहना चाहिए जो कि Q1 में था, Q4 में था हालांकि। तो ये है शक्ति पंप का परफॉर्मेंस। देन आपका आता है टेक्सटाइल और गारमेंट। सो टेक्सटाइल गारमेंट में आई मीन परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखने जाओगे तो केटेक्स गारमेंट और थॉमस स्कॉट काफी अच्छे प्लेयर है, बहुत कंसिस्टेंट है लास्ट 1-2 साल से। पी का भी री रेटिंग अच्छा देखने को मिला है, लेकिन यहां से भी स्कोप अच्छा लगता है। सिर्फ नेगेटिव फैक्टर क्या है कि मैं पर्सनली ऐसे स्टॉक्स के साथ में कंफर्टेबल फील नहीं करता हूं जिनका कॉन कॉल ही ना हो, मैनेजमेंट इंटरेक्शन ही नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को वो समझने में बहुत डिफिकल्टी होती है कि बिजनेस का प्लान क्या है आगे का, सेक्टर में डिमांड क्या चल रहा है, ऑर्डर बुक क्या है, कहां पे एक्सपेंशन कर रहे हैं, अगर आप नया कैपेक्स कर रहे हो तो वो आई मीन आपके डेप्रिसिएशन कॉस्ट को कैसे अफेक्ट करेगा, क्या आपके मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ेगा, ROE एक्रेटिव होगा नहीं होगा, ये सारे फैक्टर्स मैं कैसे असेस करूंगा अगर मैनेजमेंट इंटरेक्ट ही नहीं करेगा। तो मुझे वो थोड़ा सा डिस्कंफर्ट लगता है, बट ऑफ कोर्स आई मीन ये दो अच्छे बिजनेसेस हैं, अगर आपको टेक्सटाइल गारमेंट के अंदर देखना है तो आप इन दोनों को देख सकते हो, सबसे फास्ट पेस पे ग्रो करने वाले प्लेयर्स है ये दोनों। देन आई मीन दूसरा अगर आप बिजनेस देखोगे कोई और तो पर्ल ग्लोबल काफी अच्छा लगता है, बट ये अनफॉर्चुनेट है काफी। इन्होंने अगर आप इनकी मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव समझो तो इन्होंने कितने अच्छे स्ट्रैटेजी से अपना बिजनेस मॉडल क्रिएट किया कि 5-6-7 कंट्रीज में हम मैन्युफैक्चरिंग अपना फैसिलिटी सेटअप करेंगे सो दैट हमको सोर्सिंग रॉ मटेरियल सोर्सिंग के अंदर भी प्रॉब्लम ना हो और क्लाइंट को टाइमली सप्लाई करने के अंदर भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आया क्या, टैरिफ। तो टैरिफ आपका वियतनाम पे भी लगा है, बांग्लादेश के अंदर भी लगा है, अब उसकी वजह से इनके स्टॉक पे बहुत प्रेशर है। वरना अगर आप देखो तो ये बिजनेस कितना कंसिस्टेंटली 30-40% पे ग्रो कर रहा है, पैट का ग्रोथ अच्छा है, ROE कंसिस्टेंट है कंपनी का, आगे का गाइडेंस भी अच्छा है कंपनी का, लेकिन री रेटिंग नहीं देखने को मिलता क्योंकि ये सारी अनसर्टेनिटी है टैरिफ की वजह से। तो अभी इन पे भी क्लैरिटी मिलेगा Q1 के कॉन कॉल के बाद में कि एग्जैक्टली क्या आगे का बिजनेस का आउटलुक रहने वाला है, लेकिन बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, कंसिस्टेंट है, बिल्कुल रडार पे रखना चाहिए इसको। फिर अगला आता है आपका लॉजिस्टिक स्पेस। लॉजिस्टिक में टाइगर लॉजिस्टिक को हम ट्रैक करते थे, बहुत अच्छा लगता था बिजनेस, लेकिन इसने बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट दिया Q4 के अंदर। मतलब कहां 2000 करोड़ का वो रेवेन्यू टारगेट कर रहे थे, क्या किया इन्होंने आई डोंट नो, 15-20% का ग्रोथ गाइडेंस कर दिया इन्होंने, बिल्कुल ही इंटरेस्ट खत्म हो गया उस बिजनेस से। लेकिन अच्छा हुआ एक्चुअली क्योंकि हमको जिनका लॉजिस्टिक्स मिला, तो जिनका लॉजिस्टिक को अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया है, यूनिक बिजनेस मॉडल है। और मतलब अभी इनका ऑपरेटिंग लिवरेज प्ले आउट होना जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो क्योंकि कंपनी का अर्निंग ग्रोथ और अच्छा रहेगा आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी। सो अगर इनका एग्जीक्यूशन ठीक रहा, कंपनी मार्केट शेयर गेन को कंटिन्यू रख पाती है आने वाले क्वार्टर्स में, तो बड़ा रीरेटिंग का पोटेंशियल है इसके स्टॉक के अंदर भी। बट ऑफ कोर्स अप्रोच मैं पर्सनली ऐसे बिजनेस के साथ में वही रखता हूं, स्टैगर्ड अप्रोच, क्योंकि जस्ट अभी प्रॉफिटेबल हुई है, अब उसकी कंसिस्टेंसी क्या रहती है, सस्टेनेबिलिटी कितनी है, मैक्रोस पे कितना डिपेंडेंस है, ये मुझे धीरे धीरे बिजनेस को ट्रैक करके पता चलेगा। तो Q1 का रिजल्ट आएगा, कॉन कॉल आएगा, तो मेरा कन्विक्शन और बढ़ेगा अगर बिजनेस ने अच्छा किया। तो वैसे ही मेरा अप्रोच रहता है कि स्टैगर्ड अप्रोच, और बिजनेस अच्छा करता जा रहा है तो मेरा एलोकेशन इंक्रीज होता जा रहा है, बिजनेस का परफॉर्मेंस खराब तो वो पोर्टफोलियो से बाहर, जैसा मैंने टाइगर लॉजिस्टिक के साथ में किया। सो अभी सबसे बेस्ट प्ले लगता है पूरे लॉजिस्टिक स्पेस के अंदर जिनका लॉजिस्टिक्स। फिर आपका लास्ट आता है मीडिया और एंटरटेनमेंट, इसको हमने इसी क्वार्टर से ट्रैक करना स्टार्ट किया है। अब मीडिया एंटरटेनमेंट में मुझे टिप्स म्यूजिक हमने डिस्कस किया, उसको डिटेल बिजनेस मॉडल समझा, आगे का ग्रोथ आउटलुक समझा, काफी अच्छा लगता है टिप्स म्यूजिक, ऑफकोर्स नंबर 1 पे स्टैंड करता है वो। उनका गाइडेंस है नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए वो 30% पे ग्रो कर सकते हैं। कंटेंट कॉस्ट वो इस साल बढ़ाएंगे, लेकिन स्ट्रेटेजी चेंज हो गई है, अब उनका जो फोकस है वो वैल्यू की तरफ है, वॉल्यूम की तरफ नहीं। यानी नंबर ऑफ सॉन्ग्स कम होगा लेकिन क्वालिटी ऑफ सॉन्ग्स पे ज्यादा फोकस रहेगा, अच्छे आर्टिस्ट पे फोकस करेंगे। अभी उनकी वो मूवी भी आ रही है मालिक, राजकुमार राव की, इसी वीक एक्चुअली रिलीज होगी, तो उसका जो प्रोडक्शन हाउस है वो टिप्स फिल्म है और म्यूजिक राइट्स है आपका टिप्स म्यूजिक के पास में। तो कंपनी इस तरीके की स्ट्रेटेजी प्लान कर रही है कि जो थोड़े से बड़े बजट की जो मूवीज होगी उनमें वो इन्वेस्ट करेगी, उनके सॉन्ग्स में वो इन्वेस्ट करेगी। बाकी उनका जो 90s का लाइब्रेरी है वो तो एक स्ट्रॉन्ग मोट है ही टिप्स म्यूजिक के पास में, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और स्टॉक क्योंकि ऑलरेडी 40% डिस्काउंट मतलब नीचे आ चुका है अपने हाई से, इसीलिए एक अच्छा री रेटिंग का पोटेंशियल भी दिखता है। सो ये है आपका टिप्स म्यूजिक मीडिया एंटरटेनमेंट से। बाकी हमने उसमें सारे कामों को भी डिस्कस किया है काफी डिटेल में, लेकिन उसका ग्रोथ काफी कम है। Q4 तो बहुत खराब गया उस कंपनी के लिए, प्लस वैल्यूएशन ऑलरेडी काफी हाई लगता है उसका, तो उसका री रेटिंग का इतना स्कोप दिखता नहीं है सारे गामा का, लेकिन उनका भी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे। तो ये सारे स्टॉक्स थे इन सारे सेक्टर से जिनको मैं ट्रैक कर रहा हूं और हमने उनका
प्रॉपर रैंकिंग कर लिया है, आपके पास में भी अब एक क्लैरिटी है कि किन किन कंपनीज पे फोकस करना है, जिनको हम बोलते हैं मौके कहाँ पे हैं। सो हमें पता चल गया कि कहाँ कहाँ मौका है। अब हमारा काम है उसको हम और डीपर लेवल पे समझें, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएं और फिर एक अपना ओपिनियन बनाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट काम उसको ट्रैक करते रहें। तो वही चीज करना है। कोई एक आध अगर सेक्टर मिस हुआ हो तो ऑफ कोर्स आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा कि उनकी रैंकिंग कैसी है। बाकी अदरवाइज मुझे लगता है मैंने सारे सेक्टर्स कवर कर लिए हैं जितने भी मैं ट्रैक कर रहा हूँ। इस क्वार्टर से एक और नया सेक्टर हम ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे, ऑटो एंसिलरी। मैंने कुछ बिजनेसेस को उसमें स्टडी किया है एंड आई डोंट नो, मतलब ज्यादा बात हुई नहीं है। मैंने काफी सारे लोगों को देखा, उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बट कुछ ज्यादा डिस्कशन किया नहीं है लोगों ने उसके बारे में। एक तो आपका जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज है वो काफी लुक्रेटिव है उन कंपनीज के लिए, क्योंकि काफी सारी कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ाती जा रही है, और वो जो आपकी सिर्फ इंडिया में नहीं, जो यूएस के ब्रांड्स हैं, यूरोप के जो ब्रांड्स हैं, उन कंपनीज को वो टारगेट कर रही है नेक्स्ट 3-5 ईयर्स के लिए। तो उनका ग्रोथ पोटेंशियल मुझे काफी अच्छा लगा। एक नया मार्केट वो अपने लिए ढूंढ रहे हैं वहां पे, तो मार्केट शेयर गेन, मतलब मार्केट शेयर एक्चुअली बिल्ड कर रहे हैं वो वहां पे अपना। सो ऑटो एंसिलरी में हम स्टार्ट करेंगे इस क्वार्टर में, कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करेंगे। बाकी Q1 के जो बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं उनका ट्रैकिंग हम स्टार्ट करेंगे, उनका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।